द रूइंस। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 4 लोगों को, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के होते हैं। वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। उनका ताल्लुक अमेरिका से होता है। वो चारों फ्रेंड्स अपनी हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए मैक्सिको जाते हैं। वहाँ पर वो एक ट्रैवलर से मिलते हैं जिसका ताल्लुक जर्मन से होता है। उसका नाम मीटियस होता है। अपनी बातचीत के दौरान वो लड़का अपने भाई हेनरिच के बारे में उनको बताता है। उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जिसका इंटरेस्ट बेसिकली पुरानी चीजों में ज्यादा होता है। वो मैक्सिको में मौजूद एक पुराने और भयानक टेम्पल का पता लगाता है। वो ऐसा टेम्पल होता है जिसका किसी भी किताब में जिक्र नहीं होता। उस मंदिर के बारे में सबसे अजीब बात ये भी थी कि वो किसी भी मैप में मौजूद नहीं था। इसके बाद वो उन्हें बताता है कि मैंने फैसला किया है कि मैं भी अपने भाई के पीछे उस जगह पर जाऊंगा। अगर आप लोग भी मेरे साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियाँ सेलिब्रेट करने आते हैं और उन्हें कुछ नया देखना था। इसलिए वो फैसला करते हैं कि हम भी मीटियस के साथ जाएंगे। वो डिसाइड करते हैं कि हम कल सुबह वहाँ पर जाएंगे। उससे पिछली रात वो अपने होटल में ही गुजारते हैं। वो खतरनाक मंदिर जंगल के बिल्कुल बीच में था। वो मंदिर काफी दूर था। आधा रास्ता गाड़ी पर और आधा पैदल सफर करने का था। जिस गाड़ी को वो सिलेक्ट करते हैं उस जगह पर जाने के लिए, उसका ड्राइवर उनको समझाता है कि आप लोग वहाँ पर मत जाएं, वो काफी खतरनाक जगह है जो कि ठीक नहीं है। उस ड्राइवर को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उनके कहने पर उनको वहाँ पर ड्रॉप कराता है। वो उन्हें उस जगह पर छोड़कर आता है जहाँ से पैदल चलना होता है। और कुछ दूर चलने के बाद वो मैप की मदद से एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जिसको झाड़ियों से कवर किया होता है। वो लोग उन झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उन फ्रेंड्स में से एक लड़की एमी जो कहती है कि मुझे गड़बड़ लग रही है और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस रास्ते को इसलिए ढका है ताकि यहाँ पर कोई ना आ सके और हम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। वो लोग उसकी नहीं सुनते क्योंकि वो उस मंदिर को देखना चाहते हैं और सबसे ज्यादा उस मंदिर को देखने की ख्वाहिश जो रखता था वो मीटियस था, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ आया होता है। कुछ दूर चलने के बाद उसको अपने भाई की गाड़ी मिलती है। आखिरकार वो अपनी मंजिल यानी उस मंदिर तक पहुँच जाते हैं जो वाकई ही जंगल के बिल्कुल बीच में होता है और उसको चारों तरफ से पौधों से ढका होता है। वो मंदिर के पास अभी जा रहे होते हैं कि कुछ लोग घोड़े पर बैठकर आते हैं। वो उस गाँव के लोग होते हैं। गाँव के लोग उन्हें अपनी जुबान में कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उन सबको गाँव वालों की जुबान समझ नहीं आती और गाँव वालों को भी उन लोगों की समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद उनको पैसे देता है, लेकिन वो लोग पैसे लेने से इनकार कर देते। एमी उन लोगों की पिक्चर्स बना रही होती है और वो बनाते बनाते पीछे हटती है और उन पौधों पर चढ़ जाती है जो मंदिर को ढके हुए थे। जैसे ही गांव वाले देखते हैं कि एमी के पाँव उन पौधों के ऊपर हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं और सब लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। दिमित्री ये सोचता है कि वो लोग गुस्से में इसलिए आए हैं क्योंकि एमी ने उनकी तस्वीर बनाई। वो फौरन एमी से कैमरा लेता है और गांव वालों को देता है। जैसे ही वो गांव वालों की तरफ बढ़ता है, वो लोग एक तीर छोड़ते हैं जो उसके सीने में लगता है और आर पार हो जाता है। फिर वो उसके सर पर गोली मारते हैं और उसके सर को उड़ा देते हैं। ये देखकर उसके दोस्त काफी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद गांव वाले उन लोगों पर बंदूकें तान देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम लोग मंदिर पर चढ़ जाओ। वो लोग काफी डरे होते हैं और फौरन मंदिर पर चढ़ जाते हैं और हालात पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो फौरन अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और देखते हैं कि इस पर सिग्नल नहीं आ रहे हैं और उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनके मंदिर पर चढ़ते ही गाँव वाले चारों तरफ से मंदिर को घेर लेते हैं। उनके ख्याल में गांव वाले जालिम लोग हैं, क्योंकि वो दिमित्री को बिला वजह मार देते हैं और उन लोगों को मंदिर पर चढ़ा देते हैं। वो लोग काफी मुश्किल में होते हैं क्योंकि ना कोई उनकी मदद को आ सकता है और ना ही वो मंदिर किसी मैप में होता है। मंदिर के ऊपर वो देखते हैं जहाँ पर हेनरिच का टेंट और उसका कुछ सामान होता है, लेकिन ना वो वहाँ पर होता है और ना ही उसकी फ्रेंड। उसके अलावा वहाँ पर मंदिर के अंदर जाने का रास्ता भी था जो बिल्कुल कुएं की तरह नजर आता था। उसके अंदर रस्सी लटकी होती थी। वो लोग खड़े होते हैं कि अचानक उन्हें फोन की घंटी की आवाज आती है, जो कि काफी अजीब चीज थी कि वहाँ पर सिग्नल नहीं थे और फिर टेम्पल के इतनी गहराई में सिग्नल आना तो नामुमकिन है। वो सोचते हैं कि शायद ये हमारी उम्मीद की कोई किरण जो हमारी मदद कर सकती है। मीटियस ये सोचता है कि शायद उसके भाई का मोबाइल है, इसलिए वो मंदिर के नीचे जाने का फैसला करता है और जल्दी से खुद को रस्सी से बांध लेता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है। एरिक और जैक दोनों दोस्त रोलर को कंट्रोल करते हैं, जो कि उस रस्सी की मदद से उसे नीचे जाने में मदद करते हैं। वो दोनों रोलर को घुमाना शुरू करते हैं और रस्सी को चेक भी नहीं करते। रस्सी कमजोर होती है और कुछ दूर जाने के बाद वो टूट जाती है। मीटियस काफी बुलंदी से नीचे की तरफ गिर जाता है।
इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी कमर की हड्डियां टूट जाती है। हड्डियां टूटने की वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। अपने दोस्तों के साथ हुआ जाने वाला ये दूसरा वाकया देखकर वो लोग मजीद डर जाते। उसके बाद वो फैसला करते हैं कि दोनों लड़कियों में से एक लड़की मंदिर के अंदर नीचे जाएगी, क्योंकि लड़कियां इतनी मजबूत नहीं हैं जो उस रोलर को संभाल सके। उनमें से स्टेसी जो नीचे जाना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो जाने के लिए राजी हो जाती और रस्सी से उसको बांधते हैं ताकि वो नीचे जा सके। क्योंकि कुछ रस्सी उनके पास पहले टूट चुकी होती है, इसलिए वो रस्सी भी उनके पास थोड़ी होती है। और जैसे ही थोड़ा सा रास्ता रह जाता है, क्योंकि ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, तो स्टेसी फौरन वहाँ से कूद जाती है, जिससे उसका घुटना काफी जख्मी हो जाता है। नीचे पहुँचते ही वो देखती है कि काफी अंधेरा है। उसके बाद वो मेटियस को चेक करती है कि उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। वो फौरन जैक को बताती है कि जैक मेडिकल स्टूडेंट होता है, क्योंकि वो मेडिकल के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। वो फैसला करता है कि हम एक स्ट्रेचर बनाएंगे। आसपास देखता है और वहाँ पर जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं उनसे स्ट्रेचर बनाता है। स्ट्रेचर बनाने के बाद वो एमी को भी स्ट्रेचर की मदद से नीचे भेजते हैं ताकि वो दोनों लड़कियां मिलकर मेटियस को ऊपर ला सके। इसके बाद वो दोनों लड़कियां मेटियस को स्ट्रेचर पर डालने की कोशिश करती हैं और जैसे ही वो उसको स्ट्रेचर पर डाल रही होती हैं, मेटियस की कमर मुड़ जाती है, जो कि काफी तकलीफ दे होता है। वो मेटियस को ऊपर लाने में कामयाब तो हो जाती हैं, लेकिन मेटियस की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और उन लोगों के पास कोई मेडिसिन भी नहीं थी जिससे वो उसका इलाज कर सके। ये देखकर एमी से रहा नहीं जाता और वो फौरन नीचे जाने का फैसला करती है ताकि वो गाँव वालों को बता सके कि उनका एक साथी शदीद जख्मी है और उन्हें मदद की जरूरत है। उसके जाते ही जैक भी उसके पीछे चला जाता है। वो नीचे पहुँचकर गाँव वालों को समझाने की कोशिश है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब एमी शदीद गुस्से में आ जाती है। वो फौरन मंदिर के ऊपर से पौधों को उखाड़कर गांव वालों की तरफ फेंकती है और वो पौधा वहां पर खड़े एक गांव के बच्चे पर जाकर लगता है। ये मंजर देखकर गांव वाले शोर मचाना शुरू कर देते हैं और उस बच्चे से काफी पीछे पीछे हट जाते हैं। बच्चा बहुत डरा होता है और गाँव वाले उस बच्चे को कहते हैं कि तुम भी मंदिर पर चढ़ जाओ। बच्चा रो रहा होता है, लेकिन वो मंदिर पर नहीं चढ़ता, जिसको देखकर गाँव के बड़े लोग उस बच्चे को उसकी माँ के सामने ही मार डालते हैं। ये देखकर एमी और जैक और भी डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें मदद की उम्मीद खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वो दोबारा मंदिर की तरफ चढ़ जाते हैं। जैक को फिर समझ आने लगती है कि शायद मंदिर पर लगे उन पौधों में ही कुछ है। उसे फिर याद आता है कि जब एमी पहली बार उन पौधों पे चढ़ी थी, वो काफी गुस्से में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने दिमित्री को मार दिया और अब उस बच्चे का भी वही हाल किया। फिर वो सोचता है कि उन पौधों को तो उन सब ने छुआ है। अगर हकीकत में यही बात है तो वो लोग भी उन गांव वालों से बच नहीं पाएंगे। बस उसी रात से उन लोगों के साथ काफी भयानक चीजें होना शुरू हो जाती। रात गुजर जाती है। वो लोग सुबह को जब उठते हैं तो स्टेसी देखती है कि उन्हीं पौधों ने उसके पाँव को बुरी तरह से अपनी जकड़ में जकड़ा हुआ है और उसकी जड़ें उसके जख्मों के अंदर फंसी हुई। वो जड़ें काफी अंदर तक गई हुई थी। जैक उन सबको निकालता है। इसके साथ ही मेटियस, जो कि एमी को कहता है कि मेरे पाँव से चादर हटा दो, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वहाँ कुछ है। और जैसे ही एमी वो चादर हटाती है, वो डर कर चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि वही पौधे उसके पाँव से भी जकड़े हुए थे और उसका सारा मांस खा चुके थे और उसकी हड्डियां नजर आना शुरू हो गई। काफी भयानक मंजर। जैक उन पौधों को भी हटा देता है, जिससे मेटियस की हालत और भी खराब हो जाती है। उसके बाद एक बार फिर मंदिर से मोबाइल फोन बजने की आवाज आती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए जैक दोबारा फैसला करता है कि वो लड़कियों को नीचे भेजेगा ताकि वो मोबाइल लाए और अपने लिए कोई मदद बुला सके और इस दोज़ख जैसी जिंदगी से वो निकल जाए। वो दोनों लड़कियां दोबारा मंदिर के नीचे जाती हैं और वो देखती हैं वही फूल और पौधे बिल्कुल ताज़ा होते हैं। ये देखने के बाद उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये पौधे आम पौधे नहीं हैं, क्योंकि अंधेरे में पौधे नहीं उग सकते। उन पौधों के पास ही उन्हें एक लड़की की लाश नजर आती है और वो फोन जो बज रहा होता है उस लड़की के हाथ में होता है। वो मोबाइल उस लड़की से ले लेती हैं और जब मोबाइल की तरफ देखती हैं तो काफी हैरान रह जाती, क्योंकि वो मोबाइल बिल्कुल टूटा हुआ था। फिर वो सोचती हैं ये मोबाइल टूटा हुआ है, तो फिर फोन की बेल कहाँ से आ रही। उन्हें फिर दोबारा फोन की बेल सुनाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि वो पौधे ही थे जो फोन की तरह बज रहे थे और वाइब्रेट हो रहे थे। इतना भयानक मंजर। उससे भी ज्यादा वो जब वो पौधे उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ते हैं। वो दोनों रस्सी की तरफ भागती हैं। जैक और एरिक उनको ऊपर की तरफ खींच ले। ऊपर आने के बाद लड़कियां उनको बताती हैं कि नीचे कोई मोबाइल फोन नहीं है, बल्कि ये पौधे ही हैं जो उस मोबाइल फोन की तरह बज रहे हैं और काफी खतरनाक है। उन्होंने हमें मारने की भी कोशिश की और उनकी हालत अब काफी बदतर थी। इसके बाद जैक डिसाइड करता है कि वो मेटियस के पाँव काट देगा, क्योंकि उन्हें किसी खतरनाक वायरस के फैलने का खतरा होता है और वो उन्हें बताता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो जल्द ही मेटियस अपनी
अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। कोई भी उसके इस फैसले पर राजी नहीं होता, लेकिन जैक उसको बताता है कि हमें ऐसा करना है क्योंकि ये जरूरी है। जैक और एरिक दोनों ये काम करते हैं। सबसे पहले वो पत्थर लेते हैं और उसको सारी हड्डियों को तोड़ देते हैं। उसके बाद एक छोटी सी छुरी लेते हैं और उसकी सारी वेन्स को काट देते। साथ ही उन्होंने एक पैन गर्म होने के लिए रखा होता है, वो उसको उठाते हैं और उस पैन से उसके जख्म बंद कर देते। ये काफी तकलीफ दे मंजर था और साथ मेटियस भी तकलीफ की वजह से चिल्ला रहा था। इतना भयानक मंजर और अपने जिस्म को कटते देखना किसी जुल्म से कम नहीं हो सकता। इतनी मुश्किल झेलने के बाद फिर भी मेटियस बच जाता है, लेकिन अब उसकी हालत और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। उसकी ये सारी चीखें गांव वाले सुन रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं। मेटियस के जिस्म के कटे हुए वो पार्ट्स उनकी आंखों के सामने वो पौधे अपने साथ ले जा। उसके बाद स्टेसी दर्द से चीखती चिल्लाती है। वो कहती है कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि ये सारी खतरनाक चीजें मेरे अंदर हैं। वो छुरी लेती है और उन्हें दिखाने की कोशिश करे, जिस पर उसके सारे दोस्त उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। उसके बाद स्टेसी जब सुबह को उठती है तो वो देखती है कि उसके जिस्म में उन पौधों की जड़ें साफ दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटे छोटे सांप हैं जो उसके जिस्म में है, उसकी कमर में और उसकी टांग पर। पहले तो जैक उसकी कमर में नजर आने वाली जड़ों को छुरी की मदद से निकालता है। उसके बाद उसकी टांग में नजर आने वाली जड़ों को वो निकालता है। इसके बाद मेटियस मर जाता है और वो पौधे उसकी लाश को भी अपने साथ ले जाते हैं। स्टेसी को इतना काटने के बाद वो फिर भी कहती है कि उसकी कुछ जड़ें अभी भी उसके जिस्म में मौजूद और तुम उनको भी निकाल दो, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से स्टेसी की मौत वाक़या हो सकती है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो लोग मना करते। उसके बाद वो पानी पीती है और उसके माथे पर उन पौधों की जड़ें साफ नजर आती हैं, लेकिन उसके दोस्त उसे इग्नोर कर देते। स्टेसी को सुकून नहीं आ रहा था। सब लोगों के सो जाने के बाद वो बाहर आती है और अपने ही आप को काटना शुरू कर दे, क्योंकि उसके जिस्म में मौजूद होने वाली चीजें काफी तकलीफ दे रही थी। उसके लोग जब उठते हैं उसको देखकर उसके दोस्त बुरी तरह डर जाते, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा काट चुकी थी। अपनी कमर को, अपने माथे को, अपनी टांगों, उसका काफी खून भी बह चुका था। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि सारी छोटी छोटी जड़ें उसके अंदर मौजूद। ऐसा करता देखकर उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते और आगे बढ़ते, जिसके बदले में वो जैक को जख्मी कर देती और सडनली अपने बेस्ट फ्रेंड एरिक के सीने में चाकू मार देती है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर स्टेसी अपने काबू में नहीं रहती। वो अपने दोस्तों को रो रो कर कहती है कि वो मुझे मार डाले। ना चाहते हुए भी जैक उसको मार दे। उस मंदिर की हकीकत ये थी कि उस मंदिर में बरसों पहले से एक शैतान रहता था और वो शैतान उस मंदिर पर जिंदा था, उन पौधों के अंदर। वो उन फूलों में, पत्तियों में, उन टहनियों में हर जगह मौजूद था। वो सब कुछ कर सकता था, देख सकता था, सुन सकता था और उन लोगों के साथ जो सब कुछ किया वो उसी ने ही किया। और हकीकत में उसका शिकार जिंदा चीजें होती थी। उसके खतरनाक होने का अंदाजा यहीं से ही लगाया जा सकता है कि इतने अंधेरे में वो पौधों को उगा सकता है। इस जगह के इतने भयानक होने की वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था, यहाँ तक के जानवर भी नहीं। और गाँव वालों को भी इस मंदिर की हकीकत का पता था। ये पैरासाइट है और जिंदा इंसानों को मारकर ताकत हासिल करते। और यही वजह थी कि वो चाहते थे कि कोई इंसान यहाँ ना आए, क्योंकि जो यहाँ आया वो बच के नहीं गया। और जो उन पौधों को टच कर लेगा उसकी तो यकीनी मौत होती। ये आदमखोर पौधे। अब टेम्पल पर सिर्फ 2 लोग ही जिंदा थे, एमी और जैक। उन लोगों के पास एक रास्ता तो ये था कि वो अपने बाकी दोस्तों की तरह यहाँ मर जाए या फिर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाए। इसके बाद जैक एमी की सारी बॉडी पर खून लगाता है और उसे नीचे लेकर आता है और ऐसे शो करवाता है जैसे वो मर गई है। एमी को जमीन पर रखने के बाद वो गांव वालों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और उनका ध्यान अपनी तरफ लगाता है। इसके बाद एमी के भागने के लिए रास्ता साफ था। वो फौरन चिल्लाता है और एमी को कहता है कि वो वहाँ से भाग जाए। एमी फौरन वहाँ से भाग जाए और जैक, जिसको गांव वाले मार, एमी अपनी जान बचाकर किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुँच जाए और गाड़ी को स्टार्ट करके फौरन वहाँ से भगा और काफी दूर निकल आती है। काफी दूर आ जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि एमी बच गई है, लेकिन कुछ देर बाद वही पौधों की जड़ें उसके भी माथे पर नजर आना शुरू हो गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो खतरनाक पौधे, उसकी भयानक चीजें अब इस दुनिया में भी आ चुकी। यहाँ पर मूवी द रूइंस एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।